थाने पहुंचने वाले थे तो मैंने मुस्तफा को मखसूस इशारा किया और बावाज़ से बुलंद कहा, तुम जरा जाकर इम्तियाज की बीवी की खैरियत मालूम करो। कूबा के बाद इसका इलाज भी करना है और हाँ, सुबह ड्यूटी को याद रखना। वो ओके सर कहते हुए दूसरे रास्ते पर हो लिया। मैंने मुबहम और मानी खेज अंदाज में मुस्तफा को हिदायत की थी कि वो कूबा के बयान की तस्दीक के लिए इम्तियाज और उसकी बीवी से जरूर मिले, ताकि ये मालूम हो सके कि इम्तियाज अहमदनगर में मौजूद भी है या नहीं। खोजी ताजदीन के मुताबिक दो घुड़सवार इस डेरे से घने जंगल की तरफ गए थे। इम्तियाज की गैर मौजूदगी ये सोचने पर मजबूर करती थी कि इन दो घुड़सवारों में कहीं एक इम्तियाज ही तो नहीं था। मैंने कूबा को अपने कमरे में लाकर वाशिका अल्फाज में कहा, मैं तुम्हें बचने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने ये मौका गंवा दिया तो समझ लो तुम्हारा। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल उठा, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। आप यकीन करें मैं कातिल नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने डांट कर कहा, तुम्हारे बेगुनाह या गुनाहगार होने का फैसला मैं खुद करूंगा। तुम सिर्फ मेरे इन सवालात के जवाब दो और इस नुक्ते को जहन में रखो कि मैं ये सवाल दोहराऊंगा नहीं। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करके इसकी आंखों में झांका और इंतहाई सफाक लहजे में कहा, जिस नामालूम औरत की लाश जनूबी के खेतों में मिली है वो कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी? गुज़िश्ता रात कत्ल होने से पहले किसी आदमी के साथ तुम्हारे डेरे पर पहुंची थी। इस रात डेरे पर जो दो घुड़सवार रवाना हुए वो कौन थे? वो मकतूला को अपने साथ किस मकसद से लेकर गए थे और इनकी मंजिल कहाँ थी? मज़कूरा औरत को कत्ल करने के बाद वो कहाँ गायब हो गए? मैंने डेरे पर भी और यहाँ थाने में भी कूबा को ये नहीं बताया कि मेरी इन तमाम तर मालूमात का जरिया क्या है। खोज का काम अभी अगले रोज भी होना था, लिहाजा इस मिशन का खुफिया रखना जरूरी था। इस सिलसिले में मैंने ताजदीन और मुस्तफा को भी हिदायत देकर समझा दिया था। ताहम एएसआई शहजाद की तरफ से मुझे खटका था। जब से ये पता चला था वो चौधरी दिलदार से गहरे रवाबित रखता था, बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत थी। वो कमबख्त ये बात जानता था कि मैंने खोजी ताजदीन को थाने बुलवाकर कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। कूबा ने वहशत ज़दा नजर से मुझे देखते हुए वो तमाम तर सवालात सुने और एक मतलब फिर नफी में गर्दन हिलाने लगा। आप यकीन करें थानेदार साहब, इसने स्टार्ट ही लिया था कि मैंने एक जोरदार दबका मारकर इसे चुप करा दिया। इसकी ढिठाई ने मुझे तैश दिला दिया था। मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, तुम जैसे जंगली दरिंदे शराफत की जुबान नहीं समझते, लिहाजा मैं तुम्हें सुधारने के लिए हवलदार जामी शाह के हवाले कर रहा हूँ। वो खौफनाक से खौफनाक तर दरिंदों को बड़े नस्तालीक अंदाज में बोलना सिखा देता है। और फिर मैंने जामी शाह को अपने कमरे में बुला लिया। हुक्म मलिक साहब, जामी शाह ने मेरे पास आकर कहा और तेज नजर से कूबा को घूरने लगा। जामी शाह एक लहीम शहीम और कदावर हवलदार था। इस पर इसके चेहरे की करख्तगी और क्यामत ढाती थी। इसका रंग तब्बे को शर्माता था, आंख भी डेढ़ ही थी और वो भी हर वक्त सुर्ख ही रहती थी, जैसे खूने कबूतर में नहाई हो। वाज़ेह कर दूं कि जामी शाह के चेहरे पर देखने वालों को दोनों आंखें ही नजर आती थीं, लेकिन सिर्फ वक्फाने हाल ही जानते थे कि एक आंख में रोशनी नहीं। नवाकिफ हमेशा धोखा खा जाते थे कि जामी शाह इनकी तरफ देख रहा है। बहरहाल जामी शाह के घूरने ने कूबा को अच्छा खासा नर्वस कर दिया। इस पर रिदा चढ़ाते हुए मैंने मायनी खेज लहजे में कहा, शाहजी, जिंदा लोगों को कत्ल करके लाश में बदलना तो एक आम सी बात है। मैं एक सेहतमंद लाश तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम अपना हुनर आजमाओ और इसे जिंदा करके दिखा दो, ऐसा जिंदा कि इसकी जुबान खुल जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो कूबा को शिकारी नजर से ताड़ते वो बोला, आप फिक्र ही ना करें मलक साहब, मैं इस लाश को न सिर्फ जिंदा कर दिखाऊंगा बल्कि इसकी जुबान को भी ऐसा रवां कर दूंगा जैसे कोई बरसाती पर नाला जारी होता है। फिर वो किसी कसाई की तरह बड़े माहिराना अंदाज में कूबा पर हाथ डालते हुए कहने लगा, आओ लाश जी, आपका प्यारा प्यारा सा पोस्टमार्टम करते हैं। इससे कुछ नहीं पूछना, एक सवाल भी ना करना। मैंने ताकीद लहजे में जामी शाह से कहा, सिर्फ इसे इस बात पर आमादा करना कि ये मेरे पूछे हुए सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। ओके मलिक साहब, इसका पोस्टमार्टम आपकी हिदायत के मुताबिक होगा। हवलदार जामी शाह ने पोस्टमार्टम की तरकीब खुद ही बना रखी थी और इसका मफहूम था एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तफ्तीश। जामी शाह मुलजिम याकूब उस कुआ को अपने साथ ट्रायल रूम की तरफ ले गया तो मैंने एएसआई शहजाद को अपने पास बुलाकर कहा, मैं आराम करने के लिए अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में ये थाना तुम्हारे हवाले है। अगर कोई अहम बात हो तो मुझे बुला लेना और वरना खुद ही थानेदारी करते रहना। वो तशक्कुर में नजर से मेरी जानिब देखते हुए बोला, मलिक साहब, इस एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर मैं इस असलियत से वाकिफ ना हो चुका होता तो इसकी मकाराना अदाकारी को हकीकत समझ बैठता। मैंने एतमाद और भरोसे वाली बातें एक खास मकसद के तहत इससे की थी, ताकि इससे अंदाजा ना हो सके कि मैं ऐसे कौन सा हाथ दिखाने वाला हूँ। इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एतबारबाजी जरूरी थी। मैंने इसे पक्का करने की गर्ज से कहा, मैंने भी एक मुलजिम जामीर शाह के हवाले किया है, इसकी तरफ से जरा होशियार रहना। मुझे पता चला है कूबा चौधरी दिलदार का आदमी है। तुम जानते हो इस थाने में चौधरी दिलदार के वफादार भी मौजूद हैं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके इसके चेहरे के तसरात नोट किए। चौधरी के वफादारों के जिक्र पर इसकी आंखों में एक मायनी खेज सा रंग उभरा था। मैं इस रंग की तफसील तक पहुंच गया और मुअत्तदल अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह हवलदार जामी शाह मेरी नजर में भरोसे का बंदा नहीं। तुम इस पर गहरी निगाह रखना। मुझे शक है चौधरी दिलदार के लिए अपने दिल में बड़ी गुंजाइश रखता है, कहीं खामोशी से कूबे को हवालात से फरार ना करवा दे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना?
अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलक साहब, वो इस बात में सर हिलाते हुए राजदाराना अंदाज में बोला। कुबा को आप मेरे ही हवाले समझें, मैं मुलजिम और हवलदार दोनों पर कड़ी नजर रखूंगा। सुबह आपको मुलजिम इसी हवालात में मौजूद मिलेगा। मेरा मकसद पूरा हो गया। मुझे 101% यकीन था कि कुबा वाकई कहीं नहीं जाएगा। अगर अपने मोहल्ले या इलाके को चोरियों और डकैतियों से महफूज रखना हो तो इस इलाके के चोरों और डकैतों को चौकीदारी के फराइज सौंप देने चाहिए। मुझे ये तो उम्मीद थी शहजाद कुबा की गिरफ्तारी की खबर किसी भी जरिए से चौधरी तक जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन अब ये इत्मीनान हो गया था कि वैसे फरार में कोई मदद नहीं देगा। मैं अपनी सीट से उठा तो शहजाद ने पूछ लिया, वैसे मलिक साहब कुबा को आपने किस चक्कर में गिरफ्तार किया है? ये सवाल करते हुए इसने बड़ा मुहतात अंदाज से इख्तियार किया था। मैंने सरसरी लहजे में कह दिया, चक्कर कोई खास नहीं। मैंने सुना है वो चौधरी के इल्म में लाए बगैर जराइम पेशा अफराद को डेरे पर पनाह देता है। बस इसी सिलसिले में से थोड़ी तफ्तीश से गुजारना है। हो सकता है कोई काम की बात सामने आ जाए। वो पुरमाइनी अंदाज में सर हिलाकर रह गया। मैंने अपनी अलमारी खोली और फाइलों का पलंदा बाहर निकाल लिया। फिर अलमारी को ताला लगाने के बाद मैं अपने क्वार्टर की जानिब चल पड़ा। ये फाइलें मैं कल रात भी अपने साथ लाया था, लेकिन नूरी की आमद ने मुझे इस तरफ तवज्जो देने का मौका न दिया, और ये सोचकर मैंने थाने से उठा लाया था कि अपने कमरे में बैठकर इनका मुताला करूंगा। मगर आज का दिन इतना हंगामा परवर गुजरा था कि फाइलों का मुताला तो क्या, मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत मुयस्सर नहीं आ सकी थी। मैं इस अज़्म के साथ इन्हें एक मरतबा फिर क्वार्टर ले आया कि आज की रात में जरूर इनका जायजा लेने में कामयाब हो जाऊंगा। बास काम ऐसे होते हैं कि इंसान इन्हें करने की मजबूत नीयत रखता है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से अल्तवा का शिकार होते रहते हैं। ये फाइलों वाला मामला भी ऐसा ही था। ये थाने से क्वार्टर में और क्वार्टर से थाने आ जा रही थी, लेकिन इन्हें खोलकर देखने का मौका नहीं मिल रहा था। ये तमाम निहायत ही अहम मामला से मुतल्लिक फाइलें थी। इस रात मैंने हर सूरत इन्हें खोलकर देखने का इरादा कर रखा था, लेकिन मैं जैसे ही रात के खाने से फारिग हुआ, एक नई मसरूफियत मेरी मुंतजर थी।